हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था सर्कुलेशन के बारे में, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। सर्कुलेशन में हमने क्या देखा था कि हमारी बॉडी में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कई सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करानी होती है, जैसे रेस्पिरेटरी गैसेज हो गई, फूड हो गया, वाटर हो गया, बाकी न्यूट्रिएंट्स हो गए। तो उन सब के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके के सिस्टम्स हैं। हमने लास्ट क्लास में प्लांट के बारे में पढ़ लिया था। प्लांट में दो तरह के टिश्यूज थे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा था वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स, ब्रैकेट्स एंड जाइलम वेसल्स। और उसके बाद हमने पढ़ा था फ्लोएम। फ्लोएम में सारे लिविंग सेल्स थे, तो वो ट्रांसपोर्ट कर रहा था फूड फ्रॉम द लीव्स। अब आज हमें पढ़ना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ब्लड। जैसे ही आप ब्लड का नाम सुनते हो, ब्लड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? रेड कलर का फ्लूइड, जो कभी भी कट लगने पे या किसी भी तरीके की इंजरी होने पे निकलता है आपकी बॉडी से। अब ब्लड सिर्फ रेड कलर का फ्लूइड नहीं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें। जैसे कि आपने कभी कभी सुना होगा, डेंगू में जो प्लेटलेट्स हैं वो डाउन हो जाती हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो वो भी ब्लड का ही पार्ट है। आपकी ब्लड में WBCs होते हैं, जो फाइटिंग सेल्स होते हैं, जो इन्फेक्शन से आपको बचाते हैं, तो वो भी ब्लड का ही पार्ट है। तो वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं ब्लड पे। ब्लड है क्या? रेड कलर का लिक्विड है, जो कि आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ब्लड इज अ रेड कलर लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। ब्लड इज अ रेड कलर लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। अब ब्लड का कलर रेड ही क्यों है, कोई और कलर क्यों नहीं है? तो इसका आंसर है कि आपके ब्लड के अंदर एक तरह का पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो सिर्फ हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से आपके ब्लड का कलर रेड होता है। अदरवाइज अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो और कोई कलर हो सकता है। आज अगर आपको टाइम मिल जाए तो एक बार सर्च करना कि ह्यूमन का रेड कलर के अलावा भी कोई और कलर होता है ब्लड का। देखना गोल्ड कलर का है क्या। अगर आपको मिलता है तो मुझे बताना। उसके बाद क्या है? जो ब्लड है, कनेक्टिव टिश्यू, हमने 9th क्लास में पढ़ा था ऑलरेडी। ब्लड के अंदर चार चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स क्या होते हैं उनके बारे में अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्लाज्मा पे। जो प्लाज्मा है वो कलरलेस लिक्विड होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। अब इसमें जो मेनली कलरलेस है, तो इसका मतलब मेनली वाटर कंटेंट करेगा। इसके अंदर 90% जो है वो वाटर ही होता है। It is a colorless liquid which consists mainly of water with many substances dissolved in it. वाटर के साथ साथ कई सारे सब्सटेंसेस भी डिजॉल्व होते हैं, लेकिन जो मेजर है वो 90% वाटर ही है। बाकी डिजॉल्व सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन्स हो गए, डाइजेस्टेड फूड हो गए, कॉमन सॉल्ट हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, हार्मोन्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर डिजॉल्व होती हैं, लेकिन मेजर पोर्शन किसका है? वाटर का। कितना? 90%। MCQ में आ सकता है, इसलिए याद रखना प्लाज्मा का कलर कैसा है? कलरलेस है। क्या मेजर है? 90% वाटर है उसके अंदर। अदर डिजॉल्व सब्सटेंसेस क्या क्या है? प्रोटीन्स है, डाइजेस्टेड फूड है, कॉमन सॉल्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, हार्मोन्स है। अब इसके बाद और क्या कैरी करता है? इट कैरीज ऑल दीज डिजॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। RBC, WBC, प्लेटलेट्स आर इमर्स्ड इन दिस लिक्विड। अब इन सब चीजों के साथ साथ इसके पास RBC, WBC और प्लेटलेट्स भी प्लाज्मा के अंदर ही होते हैं। RBC की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, WBC की फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स अभी हम डिस्कस करते हैं क्या है। अब तक प्लाज्मा के बारे में क्या क्या सीखा? प्लाज्मा कलरलेस लिक्विड है, 90% वाटर कंटेन करता है। कुछ डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं, जैसे प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड्स, सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स। और क्या चीज़ें हैं इसके साथ साथ? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। अब आते हैं हम अगला रेड ब्लड सेल्स पे। रेड ब्लड सेल्स क्या कैरी करेंगे? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराते हैं। जब लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो साइट ऑफ रेस्पिरेशन थी वो थी एल्वेलाई, एल्वेलर सेक। उसके पास ब्लड वेसल्स थी, जिसमें आपका जो ऑक्सीजन था वो ट्रांसफ्यूज हो रहा था बाय डिफ्यूजन। तो वहाँ पे वो जो रेड ब्लड सेल्स थे वो कैरी कर रहे थे। हीमोग्लोबिन पढ़ा था, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है? रेड ब्लड सेल्स में। तो रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। रेड ब्लड सेल्स कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। और हीमोग्लोबिन परफॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू। हीमोग्लोबिन जो है वो मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑक्सीजन से जो बाइंड होता है वो हीमोग्लोबिन ही बाइंड होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो जो थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कराता है, अदरवाइज जो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कराता है। इट ऑल्सो कैरीज सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू द लंग्स। मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय प्लाज्मा बाय
प्लाज्मा ऑफ ब्लड इन द डिजॉल्व फॉर्म, आरबीसी आर सर्कुलर इन शेप एंड नो न्यूक्लियाई। ऐसा कोई सेल सुना था आपने कि जिसके पास न्यूक्लियस ना हो? वेल अब तक नहीं सुना होगा, लेकिन अब सुनोगे। एक आरबीसी, दूसरा प्लेटलेट्स, इन दोनों के पास सेल का न्यूक्लियस नहीं होता, और ये 1 मार्क एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। द सेल्स विच हैव नो न्यूक्लियस आर आरबीसी एंड द प्लेटलेट्स। शेप कैसी है इनकी? सर्कुलर। न्यूक्लियस इनके पास नहीं है। क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन और क्या ट्रांसपोर्ट कराता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन मेजर कार्बन डाइऑक्साइड कौन ट्रांसपोर्ट कराता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा और आरबीसी हो गए। इसके बाद फर्दर देखते हैं। चलो दुनिया में आए तो सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, थोड़ा बहुत ज्ञान भी ले लेना चाहिए। तो ज्ञान की बात क्या है? आरबीसी की जो लाइफ है वो 4 मंथ्स की होती है, और पर डे आपकी बॉडी में 3 मिलियन आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं, डाई होते हैं एवरी डे, और 3 मिलियन का 4 टाइम्स मतलब 12 मिलियंस डेली बनते हैं इन बोन मैरो। मतलब आरबीसी की जो लाइफ है वो कितनी है? 4 महीने। एक दिन में कितने डिस्ट्रॉय होते हैं? 3 मिलियन। और एक दिन में बनते कितने? 12 मिलियन। बेटा 12 मिलियन है, 1200 वो नहीं है, बहुत ज़्यादा नंबर है। इसीलिए जब भी देखा होगा आपने कि जो ब्लड डोनेट कराते हैं तो वो पर्सन बहुत ही जल्दी रिकवरी कर लेते हैं, क्योंकि जो फॉर्मेशन रेट है आरबीसी का वो बहुत ज़्यादा है। सो व्हेन वी डोनेट ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन, देन द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी कैन बी मेड अप वेरी क्विकली विद इन अ डे। एक दिन के अंदर अंदर आपकी बॉडी उसे रिकवर कर सकती है। उसके बाद क्या है? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, मतलब आपकी बॉडी के सोल्जर्स हैं वो। तो वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। जितने भी जैसे आपके कफ हो गया, तो इन सब से ज़्यादातर लोग मेडिसिन वगैरह नहीं लेते, वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। रीज़न उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपकी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो इफेक्टिव नहीं होंगे तो आप फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ोगे और आपके एलोपैथी मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ेंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि अपना इम्यून सिस्टम सही रखना चाहिए, बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। सम डब्ल्यूबीसीज कैन ईट अप द जर्म्स। जर्म्स बेसिकली क्या होते हैं? बैक्टीरिया विच कॉजेज डिजीज़। एक नाम पढ़ा होगा आपने, पैथोजेंस। जितने भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। याद रखना एमसीक्यू के लिए। अदर डब्ल्यूबीसीज मेक केमिकल। कुछ डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया होते हैं उसे डाइजेस्ट कर जाते हैं, लेकिन कुछ डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? फाइट करती हैं उन इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इसलिए डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। इनकी शेप कैसी है? स्फेरिकल या फिर इरेगुलर। शेप कैसी है? स्फेरिकल या फिर इरेगुलर, और इनके पास न्यूक्लियस होता है। और जो डब्ल्यूबीसी का काउंट है एज कम्पेयर टू आरबीसी वो बहुत कम है। डब्ल्यूबीसी का काउंट कंपेयर करें अगर आरबीसी तो बहुत कम होता है। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या क्या पढ़ा? कि वो फाइट करता है इन्फेक्शन से, उसे सोल्जर बोलते हैं। वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, वो जर्म्स खा लेता है, वो उसकी शेप स्फेरिकल होती है या इरेगुलर होती है, उसके पास न्यूक्लियस होता है, उसका जो नंबर है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू दी आरबीसीज। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेटलेट्स। अभी बताया था प्लेटलेट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता। प्लेटलेट्स किस में हेल्प करती है? कोएगुलेशन। कोएगुलेशन मतलब जैसे भी आपकी बॉडी में अगर कोई कट लग जाता है तो उसके तुरंत बाद आपने देखा होगा एक वाइट कलर का फ्लूइड आता है, वहाँ पे वो स्टिक होके आपकी बॉडी का जो कट है उसे कवर कर लेता है, तो वो होता है कोएगुलेशन। एक सेकेंड। तो कोएगुलेशन हो गया था। कोएगुलेशन दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। प्लेटलेट्स हैव help in the coagulation of blood in a cut or wound. All the blood cells are made in the bone marrow from the cell called stem cells. Stem cells ऐसे cells होते हैं, टोटिपोटेंट cells होते हैं जहाँ से सारे cells ओरिजिनेट होते हैं। तो जितने भी आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो सारे कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में, विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स। बनते कहाँ पे हैं? बोन मैरो में। हेल्प किसकी लगती है? स्टेम सेल्स की। प्लेटलेट्स के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता, वो हेल्प किसमें करता है? कोगुलेशन में। तो ये थे 4 तरह के सेल्स, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा एंड आरबीसी। नेक्स्ट इज अब ब्लड का बेसिकली फंक्शन क्या है? ब्लड के 3 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, फूड हो गया, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। एक तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। दूसरा किस में हेल्प करता है? इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज। डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज।
दिस इज़ बिकॉज WBC किल द बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स विच कॉजेज डिजीज़। उसके बाद क्या है, इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर वो रेगुलेट करता है, इसीलिए आपको वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। अगर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं तो उनमें जो हार्ट है उसकी शेप ही अलग है, जिसकी वजह से वो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, इसलिए वो हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन के अंदर जाते हैं, समर स्लीप विंटर स्लीप बोलते हैं। तो आपकी बॉडी में रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ तक था बेसिक जो 1 मार्क 2 मार्क के लिए आते हैं, लेकिन अब जो पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, उनके क्वेश्चंस बनते हैं 5-5 नंबर में। तो सबसे पहले देखते हैं, इसे इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना है इसे। पहला तो नॉर्मल है, देखो द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन बींग्स के अंदर उसे क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। बेसिक बातें बता रहा है जो अभी पहले हम पढ़ के आए हैं। ब्लड क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड, अदर केमिकल्स लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी के हर पार्ट में लेके जाता है। इट ऑल्सो टेक्स अवे, और उनसे लेता क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, जो बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है। तो द ह्यूमन बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट। ह्यूमन बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 चीज़ें मेन होती हैं, एक होता है हार्ट, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इन द बॉडी। इन दोनों की हेल्प से आपकी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। एक तो हो गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक और है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके लिए हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। उसमें बेसिक चीज़ क्या, जैसे यहाँ पे ब्लड होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट कराता है, यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होता है। तो 2 तरह के फ्लूइड्स हैं आपकी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट कराते हैं, एक ब्लड, दूसरा लिम्फ। ये आया 5 नंबर का क्वेश्चन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ध्यान से देखना, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें 2 चीज़ें हमने बेसिकली पढ़ ली थी, हार्ट और ब्लड वेसल्स। अब उनमें भी बाइफर्केशंस आ जाती हैं। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स 3 होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, वो तीनों होंगी, प्लस ब्लड भी होता है, क्योंकि ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट कराना है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या है, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड। अब हार्ट एक तरीके से पंपिंग ऑर्गन है, आपकी बॉडी में वो ब्लड पंप करता है। द हार्ट एक्ट्स एज अ पंप टू पुश आउट ब्लड। और आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स पाइप्स की तरह कनेक्टेड हैं, जो पूरी बॉडी में उसका फ्लो पहुंचाती हैं। द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज एक्ट एज पाइप्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज। तो ब्लड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 5 चीज़ें थी, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ब्लड। जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, और जो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज है वो पाइप्स की तरह एक्ट करती हैं ब्लड को फ्लो कराने में। अब नेक्स्ट क्या है, हार्ट की डिटेल्स दे रखी हैं, हार्ट की शेप क्या है। हार्ट आपका बेसिकली रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है। जो आप बनाते हो दिल अपनी नोटबुक्स में, वो दिल नहीं होता, उसकी शेप अलग ही होती है। बना किससे होता है, कार्डियक मसल से, हम 9th क्लास में पढ़ के आ रखे हैं। हार्ट की शेप कैसी है, रफली ट्रायंगुलर है, बना किससे, कार्डियक मसल से। साइज़ कितना होता है इसका, आपकी बंद मुट्ठी जितना, क्लेंच्ड फिस्ट। जो आपकी बंद मुट्ठी है, ये आपका हार्ट का साइज़ है। आप अपना देख लो कितना बड़ा है आपका, कहते हो बहुत बड़ा हार्ट है, देखो कितना बड़ा है। नेक्स्ट आते हैं, द हार्ट हैज़ 4 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड चैम्बर्स। आपके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया या एट्रियम सिंगुलर को बोलते हैं उसके, और 2 वेंट्रिकल्स। 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स। अब जो एट्रियम है वो रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम मेन वेन्स, वेंट्रिकुलर ट्रांसपोर्ट ब्लड एंड 2 वेंट्रिकल्स कहाँ से रिसीव करते हैं, एक सेकेंड, कहाँ तक पहुँचे थे हम। द एट्रिया रिसीव्स ब्लड फ्रॉम 2 मेन वेन्स एंड द 2 वेंट्रिकल ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द एंटायर बॉडी। और जो वेंट्रिकल्स हैं वो पूरी एंटायर बॉडी में आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट कराते हैं, इंक्लूडिंग लंग्स। द लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड का एट्रियम लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से कनेक्ट होगा थ्रू वेल्व, और राइट साइड का एट्रियम राइट साइड के वेंट्रिकल से कनेक्ट होगा थ्रू अनदर वेल्व। दीज वेल्व प्रिवेंट, अब ये वेल्व किस लिए प्रेजेंट है वहाँ पे, ताकि जो ब्लड आया है एट्रियम से वो बैक फ्लो करके एट्रियम में वापस ना चले जाए। जैसे ही आपका जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वेल्व है वो क्लोज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वापस एट्रियम में ना जा पाए। तो दीज वेल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रिया व्हेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पंप द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी।
This is because when the ventricle contracts, the valve close automatically, so that the blood may not go back into the atria. The job of the heart की जॉब क्या है? पंप करना ब्लड का. Since ventricles have to pump blood into the various organs. अब जो वेंट्रिकल है उसको पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाना है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो उसकी वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, ताकि कभी भी कोई डैमेज ना हो जाए पंप करते टाइम. तो बेसिकली हार्ट की शेप देखिए कैसी है, रफली ट्रायंगुलर है. वो किससे बना है? कार्डियक मसल से. साइज कितना होता है उसका? क्लेंच्ड फिस्ट जितना. कितने चैम्बर्स हैं? 4. 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल. राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है. लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है थ्रू वेल्व्स. जो एट्रियम है वो रिसीव करते हैं ब्लड बाय 2 मेन वेन्स, और जो वेंट्रिकल्स है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराते हैं. वो वेल्व्स किस लिए प्रेजेंट है वहाँ पे? ताकि वो बैकफ्लो ना हो ब्लड का. वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स हैं उसकी वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विद अ हाई प्रेशर. तो ये था बेसिकली हार्ट के बारे में. अब आगे आते हैं थोड़ा, अब पढ़ते हैं आर्टरीज वगैरह के बारे में. सबसे पहले आते हैं आर्टरीज. आर्टरीज आर द थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब जो आर्टरीज हैं वो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट कराती हैं. आर्टरीज जो है वो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट कराती है. तो डायरेक्टली हार्ट से जब बॉडी में ब्लड जा रहा है तो वो आर्टरीज के थ्रू जा रहा है. अब हार्ट से जब हाई प्रेशर में ब्लड आए तो आर्टरीज में भी हाई प्रेशर में जाएगा, जिसकी वजह से आर्टरीज की वॉल भी बहुत ज़्यादा थिक होती है. आर्टरीज आर द थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब आर्टरीज हैव थिक वॉल्स बिकॉज ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर. आर्टरीज आर फाउंड इन द होल ऑफ. जाहिर सी बात है, अगर पूरी बॉडी में आपको ब्लड ट्रांसपोर्ट कराना है तो पूरी बॉडी में आर्टरीज का होना ज़रूरी है. तो आर्टरीज पूरी बॉडी में मिलती हैं. जो मेन आर्टरी है, मेन आर्टरी का नाम है आयोटा, जो डायरेक्टली ब्लड के वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है. कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, जहाँ से बेसिकली आयोटा क्या कैरी करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ताकि वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सके. और दूसरी आर्टरी जो मेन है वो है पल्मोनरी आर्टरी, जो कनेक्ट करती है राइट वेंट्रिकल को विद द लंग्स. तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अभी हमने पढ़ा था कि आर्टरी मेनली क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जैसे ही उसके आगे पल्मोनरी लग जाता है वो क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कैरी करती है वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना देखो कि आर्टरी की वॉल्स कैसी हैं? थिक वॉल्ड. मेन जो आर्टरी है उनका नाम क्या है? आयोटा. कहाँ से कनेक्टेड है? लेफ्ट वेंट्रिकल से. क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एक दूसरी आर्टरी जैसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इतना सिर्फ क्लियर हो गया. उसके बाद कैपिलरीज के बारे में. कैपिलरीज थिन वॉल्ड होती हैं, एक्सट्रीमली नैरो होती हैं, और ये कनेक्ट करती हैं आर्टरी और वेन्स को. आर्टरी और वेन के बीच में जो है वो आपकी कैपिलरीज होती हैं. तो thus the capillaries are in between the arteries and the veins. The blood from arteries enters into the capillaries in the body. जो ब्लड है वो आर्टरी से कहाँ ट्रांसफर होता है? कैपिलरीज में. जो अब कैपिलरीज की जो वॉल्स है वो बहुत ज़्यादा थिन है, 1 सेल थिक होती है बस. तो 1 सेल थिक होने की वजह से इसमें जो गैसेस एक्सचेंज है वेरियस मटेरियल्स का, लाइक ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बहुत ज़्यादा ईजिली हो सकता है. एंड द बॉडी सेल्स टेक प्लेस थ्रू कैपिलरीज. द अदर, जो एक एंड तो आर्टरी से कनेक्ट हो गया, जो दूसरा एंड बचता है वो डायरेक्ट कहाँ कनेक्ट हो जाता है? वेन से. पहला एंड कहाँ से कनेक्टेड था? आर्टरी से, जिससे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा था. फिर वो जितने भी सब्सटेंसेस है उसके अंदर वो सारे क्या करा रहा है? एक्सचेंज करा रहा है. उसके बाद वो दूसरा एंड उसका कहाँ से कनेक्टेड है? वेन से. वेन्स की वो, अब जो हाई प्रेशर ब्लड था वो तो ट्रांसपोर्ट हो गया, तो वेन्स की थिक वॉल होने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए उसकी वॉल्स कैसी होती हैं? बहुत ज़्यादा थिन. तो वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट. अब बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरा कहाँ जाएगा? हार्ट के पास, ताकि वो फिर से ऑक्सीजनेटेड हो सके. तो हार्ट तक जाएगा. वेन्स डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम इज नो लॉन्गर अंडर हाई प्रेशर. अब हाई प्रेशर में नहीं है तो ज़्यादा थिक वॉल्स नहीं चाहिए उसे. और क्या बात है? अब वेन्स में जो ब्लड जा रहा है उसको सिर्फ हार्ट तक जाने, मतलब यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, तो इसलिए वहाँ पे वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं ताकि बैकफ्लो ना हो जाए. वेन्स हैव वेल्व्स in them which allow the blood in them to flow in only one direction and prevent the backflow of the blood in veins. ताकि कोई backflow ना हो जाए तो उसके लिए वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वेल्व्स प्रेजेंट है. Veins are also found in way
पूरी बॉडी से अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट कराना है तो पूरी बॉडी में वेन्स का होना भी ज़रूरी है, तो पूरी बॉडी में आपको वेन्स मिलेंगी। अब दो मेन वेन्स है, सबसे पहले तो पल्मोनरी वेन बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही, जैसे ही पल्मोनरी लगा उसका काम चेंज होकर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। कनेक्ट कहाँ से होती है, लेफ्ट एट्रियम से ये। और मेन वेन एक है वीना कावा, जो कहाँ से कनेक्ट है, राइट एट्रियम से। ये क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब तक बेसिक हमने क्या पढ़ा, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड, वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन जैसे पल्मोनरी लग जाता है इनका काम हो जाता है उल्टा। पल्मोनरी आर्टरी कैरी करने लग जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन कैरी करने लग जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो मेन वेन है उसका नाम क्या है, वीना कावा। जो मेन आर्टरी है उसका नाम क्या है, आयोटा। कैपिलरीज इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं, सिंगल सेल थिक होती हैं, इजी ट्रांसपोर्ट करा सकती हैं किसका, गैसेस का, फूड्स का, एटसेट्रा इन द सेल्स। एक एंड कनेक्ट होता है आर्टरी से, दूसरा एंड कनेक्ट होता है वेन से। तो ये था बेसिक। हार्ट की शेप देख ली थी, ट्रायंगुलर होती है, पंप करता है ब्लड एंड वगैरह वगैरह। अब जो मेन आया ये आपका है सर्कुलेशन का डायग्राम। क्या क्या इन्वॉल्व है, लंग्स इन्वॉल्व है, हार्ट इन्वॉल्व है और बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। बीच में क्या है, वेल्व है, V1 और V2। अब पहले डायग्राम देख लो, उसके बाद थ्योरी पढ़ते हैं। होता क्या है, हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। लंग्स हमने देखा था, लंग्स में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है किसमें, ब्लड में। तो जो लंग्स से पल्मोनरी वेन कनेक्ट होती है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है कहाँ पे, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी पल्मोनरी वेन कहाँ तक, लेफ्ट एट्रियम तक। लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम से ट्रांसपोर्ट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू द वेल्व V1। फिर वो जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ट्रांसपोर्ट होगा पूरी बॉडी में थ्रू मेन आर्टरी कॉल्ड आयोटा। जो ब्लड आया वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजनेटेड ट्रांसपोर्ट होगा। जितनी भी लेफ्ट साइड है वो पूरी ऑक्सीजनेटेड की है। अब जब लेफ्ट साइड है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लंग्स की लेफ्ट साइड और बॉडी ऑर्गन्स की लेफ्ट साइड, पूरा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक साइड क्या है, पल्मोनरी वेन, दूसरी साइड क्या है, आयोटा। पहला क्या हुआ, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, पल्मोनरी वेन लेके आई, कहाँ तक लेके आई, लेफ्ट एट्रियम तक। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया थ्रू द वेल्व V1। फिर वहाँ से आयोटा लेके गई पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर बॉडी से वो डीऑक्सीजनेटेड हुआ, लेके कौन आएगा, मेन वेन, क्या नाम है, वीना कावा। कहाँ लेके जाएगी, राइट एट्रियम तक। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी उसे कहाँ तक, लंग्स तक। फिर वो ऑक्सीजनेटेड होगा एंड ये साइकिल चलता रहता है। अब इस पूरे दौरान जो हार्ट है, हार्ट से ब्लड 2 बार गया, एक बार हार्ट से पूरी बॉडी में, एक बार हार्ट से लंग्स में। तो हार्ट से 2 बार मूवमेंट होने की वजह से इस पूरे प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। हार्ट से 2 बार ब्लड की मूवमेंट होने की वजह से इस पूरे प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, या तो ऐसे में मिलेगा आपको या फिर फाइनल में, आता ज़रूर है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद करना है। अब इसके 6 पॉइंट्स हैं, देखते हैं क्या क्या। अब जो पीछे डायग्राम में बताया वही थ्योरी में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। द हार्ट बीट सर्कुलेट्स द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। पहला पॉइंट क्या है, व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स्ड द पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। जो फर्स्ट पॉइंट देखा था हमने, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही थी पल्मोनरी वेन। फिर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था कि लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू द वेल्व V1। सेकंड पॉइंट वही है, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू द वेल्व V1। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मेन आर्टरी मतलब आयोटा में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फिर उसकी ब्रांचेज होंगी स्मॉलर आर्टरीज, जिन्हें क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स। फिर उसकी फर्दर ब्रांचेज होती हैं कैपिलरीज में। एक बार थर्ड पॉइंट देखते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया मेन आर्टरी में मतलब आयोटा में। आयोटा की फर्दर ब्रांचिंग हुई स्मॉलर आर्टरीज में ताकि वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जा सकें, उनका नाम क्या था, आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स की फर्दर ब्रांचिंग होती है कैपिलरीज में। तो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो गया। उसके बाद द मेन आर्टरी कैरीज ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक हेड, चेस्ट, आर्म्स, स्टमक, मतलब आपकी पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है। व्हेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज से पास होगा तो बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो ऑक्सीजन ले लेंगे और उसमें क्या इंड्यूस कर देंगे,
कार्बन डाइऑक्साइड इंड्यूस कर देंगे, जिससे वो कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड बन जाएगा। तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वीना कावा में, वो उसे कैरी कहाँ तक करेगी, राइट एट्रियम तक। फोर्थ पॉइंट ये देखा था कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वीना कावा लेके आ रही है राइट एट्रियम तक। फिर राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होगा राइट वेंट्रिकल में थ्रू द वेल्व V2। फिर वहाँ से वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में, लंग्स तक लेके कौन जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है लंग्स में, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चला जाता है और वहाँ से वो क्या एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन, और वो ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, एंड ये साइकिल चलता रहता है। तो अब डबल सर्कुलेशन में आंसर क्या लिखना है वो ये है नीचे, अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। हार्ट से 2 बार मूवमेंट होना ब्लड की एक कंप्लीट साइकिल में, उसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। In human circulatory system, the pathway of the blood from the heart to the lungs and back to the heart is called pulmonary circulation. जब हार्ट से लंग्स तक जाए और लंग्स से वापस हार्ट में आए तो उसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि वहाँ पे पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी कंट्रीब्यूट कर रही थी। लेकिन जैसे ही पाथवे हो जाता है ब्लड का कहाँ से, हार्ट से पूरी बॉडी तक और बॉडी से फिर हार्ट तक, उसे बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ये दोनों सर्कुलेशन मिलके क्या बनाती हैं, डबल सर्कुलेशन। तो ये था पूरा डबल सर्कुलेशन के बारे में। थोड़ी और ज्ञान की बातें ले लेते हैं। ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट होते हैं, आपसे एक नहीं संभाला जा रहा, उनके पास 3 होते हैं। ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट होते हैं। मैमल्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब 4 डिपार्टमेंट होते हैं उसके, 4 हार्ट नहीं होते, 4 डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे अब 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल। तो मैमल्स के पास 4 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसकी वजह से वो एस्टिवेशन या फिर हाइबरनेशन की कंडीशन में जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता। फिशेस का 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसलिए उनमें सिंगल सर्कुलेशन है, बाकी सब में डबल सर्कुलेशन है, लेकिन फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो हार्ट से ब्लड गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स के पास, वहाँ से वो गिल्स के पास वो ऑक्सीनेटेड होता है, गिल से फिर पूरी बॉडी में जाता है, बॉडी से फिर हार्ट में आता है। तो हार्ट से सिर्फ एक बार मूव हो रहा है, इसलिए वहाँ पे क्या है, सिंगल सर्कुलेशन। तो ये था पूरा सर्कुलेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ और चीज़ें सर्कुलेशन की। नेक्स्ट क्लास में सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा, फिर देखते हैं आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब तक जितना भी हो गया एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में पूरे नेक्स्ट वीक में आपका पूरा चैप्टर 6 का टेस्ट होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ अभी से। बाय बाय, सी यू।